विश्व इतिहास की झलक। आइए आज सुनते हैं 37वां पत्र। शीर्षक है दक्षिण भारत के उपनिवेश। तारीख है 28 अप्रैल 1932। हम लोग दूर भटक गए, हमें भारत लौट चलना चाहिए। ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि उस समय इस मुल्क में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। कुषाणों के सरहदी साम्राज्य की याद तुम्हें होगी। ये एक बहुत बड़ा बौद्ध साम्राज्य था जिसमें पूरा उत्तरी भारत और मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इसकी राजधानी पेशावर थी। तुम्हें याद होगा उस समय भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा राज्य और था जो समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक फैला हुआ था। ये आंध्र राज्य था। करीब 300 साल तक कुषाण और आंध्र राज्य खूब फूले फले, लेकिन ईसा की 3वीं सदी के बीच में दोनों राज्य खत्म हो गए। कुछ समय के लिए भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बट गया, लेकिन 100 साल के अंदर ही पाटलिपुत्र में एक दूसरा चंद्रगुप्त पैदा हुआ जिसने उग्र हिंदू साम्राज्यवाद के काल की बुनियाद डाली। और इन गुप्तों की चर्चा करने से पहले ये उचित मालूम होता है कि हम दक्षिण भारत के उन महान साहसपूर्ण कारनामों के आरंभ पर नजर डालें जिनकी बदौलत पूर्वी दुनिया के सुदूर टापुओं में भारत की कला और सभ्यता जा पहुंची। हिमालय के 2 समुद्रों के बीच फैले हुए भारत की शक्ल तुम अच्छी तरह जानती हो। इसका उत्तरी हिस्सा समुद्र से बहुत दूर है। पुराने जमाने में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी उत्तरी सरहद की रही है, क्योंकि इधर होकर दुश्मन और हमला करने वाले आया जाया करते थे। लेकिन भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र का रास्ता बहुत लंबा था। दक्षिण की ओर भारत सकरा होता गया है, यहाँ तक कि कन्याकुमारी पर जाकर पूर्व और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्र के पास रहने वाले लोग कुदरती तौर पर समुद्र से लगाव रखते थे और ये उम्मीद की जा सकती थी कि उनमें से बहुत से समुद्र की यात्रा के अभ्यासी रहे होंगे। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही प्राचीन जमाने से दक्षिण भारत का पश्चिमी दुनिया से बड़ा भारी व्यापार होता रहा है। इसलिए ये जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए भारत में शुरू से ही जहाज तैयार होते थे और यहाँ के रहने वाले व्यापार के लिए या शायद साहसिक खोजों के लिए समुद्र पार जाया करते थे। गौतम बुद्ध के जमाने में विजय ने भारत से लंका जाकर उसे जीत लिया था, ऐसा माना जाता है। मेरा ख्याल है कि अजंता की गुफाओं में एक तस्वीर है जिसमें विजय समुद्र पार करके लंका जा रहा है और घोड़े और हाथी जहाजों में उस पार पहुंचाए जा रहे हैं। विजय ने लंका को सिंघल द्वीप का नाम दिया था। सिंघल शब्द सिंह से निकला है और लंका में सिंह की एक पुरानी कहानी है, लेकिन मैं उसे भूल गया। मेरा ख्याल है कि सिलोन नाम सिंघल से बिगड़ कर बना है। दक्षिण भारत से लंका के जाने में समुद्र का जो छोटा सा टुकड़ा पड़ता है उसे पार करना कोई बहुत जीवट का काम नहीं था, लेकिन हमें इस बात का काफी सबूत मिलता है कि भारत में जहाज बनते थे। बहुत से लोग बंगाल से गुजरात तक के समुद्र के छिटके हुए भारतीय बंदरगाहों से समुद्र पार जाया करते थे। नैनी जेल से मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के मशहूर मंत्री चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में तुम्हें लिखा था। इस अर्थशास्त्र में समुद्री सेना का कुछ वर्णन है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इसका जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि मौर्य काल के शुरू में भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत बड़ा था और जाहिर है कि जहाज का इस्तेमाल किए जाने के लिए इसे बनाया जाता था। इसलिए बहुत से लोग उन पर बैठकर समुद्रों को पार किया करते होंगे। इन बातों को सोचकर और फिर ये सोचकर कि हमारे मुल्क में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समुद्र यात्रा से डरते हैं, उसे धर्म के विरुद्ध समझते हैं, तो आश्चर्य होता है। ऐसे लोगों को हम प्राचीन के प्रतीक नहीं कह सकते, क्योंकि तुम देखोगी कि पुराने जमाने के लोग कहीं ज्यादा समझदार थे। दक्षिणी भारत कुदरती तौर पर उत्तरी भारत की बनिस्बत समुद्र पर ज्यादा निर्भर था। विदेशी व्यापार ज्यादातर दक्षिण के साथ होता था और तमिल भाषा की कविताओं में यवन देश के सुरा, कलशों और दीपकों के प्रसंग भरे पड़े हैं। यवन शब्द खास तौर पर यूनान में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। 2री और 3री सदियों के आंध्र देश में सिक्कों पर 2 मस्तूल वाले बड़े जहाज की शक्ल है। इससे ही पता चलता है कि पुराने जमाने के आंध्र लोग जहाज बनाने और समुद्री व्यापार में कितनी दिलचस्पी रखते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत ने ही उन साहसिक कारनामों को सबसे आगे बढ़ाया जिनके फलस्वरूप पूर्व के तमाम टापुओं में
भारतीय नई बस्तियां या उपनिवेश कायम हुए। इन उपनिवेशी यात्राओं की शुरुआत ईस्वी सन की पहली सदी में हुई थी और कई सौ सालों तक उनका सिलसिला जारी रहा। मलय, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बोर्निया वगैरह सब जगह दक्षिण भारत के लोग जाकर बस गए, अपने साथ भारतीय कला और संस्कृति ले गए। बर्मा, श्याम और हिंद चीन में भी भारतीयों ने बड़ी बड़ी बस्तियां बनाई। नई बस्तियों और नगरों के बहुत से नाम भारत से लिए गए थे, जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिला और गंधार। अजीब बात यह है कि इतिहास अपने को किस तरह दोहराता है। अमेरिका में जाकर बसने वाले एंग्लो सेक्शन लोगों ने भी ऐसा ही किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी इंग्लैंड के पुराने शहरों के नाम वाले शहर मिलते हैं। इनमें शक नहीं कि भारतीय उपनिवेशी जहाँ जहाँ गए वहाँ के पुराने निवासियों के साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया, जैसा कि सभी उपनिवेशी किया करते हैं। इन्होंने इन टापुओं के निवासियों को जरूर चूसा होगा, उन पर प्रभुत्व जमाया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उपनिवेशी और पुराने निवासी आपस में मिलजुल गए होंगे, क्योंकि भारत के साथ बराबर संपर्क रखना मुश्किल था। पूर्व के इन टापुओं में हिंदू राज्य और साम्राज्य कायम हुए। उसके बाद वहां बौद्ध राजा पहुंचे और हिंदुओं और बौद्ध में प्रभुता के लिए रस्साकशी मच गई। विशाल या बृहत्तर भारत के इतिहास की एक लंबी और आकर्षक कहानी है। बड़े बड़े खंडहर हमें अभी उन आलीशान इमारतों और मंदिरों की याद दिलाते हैं जो इन भारतीय उपनिवेशों के आभूषण थे। कंबोज, श्री विजय, अंकोर और मज्जापहित जैसे बड़े बड़े नगर भारतीय शिल्पियों और कारीगरों ने वहां बनाए थे। ये हिंदू और बौद्ध राज्य इन टापुओं में करीब 1400 वर्षों तक कायम रहे, प्रभुता के लिए आपस में लड़ते रहे। 15वीं सदी में मुसलमानों ने इन टापुओं पर कब्जा किया और थोड़े दिन बाद ही पुर्तगालवासी, स्पेनवासी, हॉलैंडवासी और अंग्रेज आ गए। सबके आखिर में अमेरिका वासी पहुंचे। चीनवासी तो इन टापुओं के हमेशा से ही नज़दीकी पड़ोसी थे। ये कभी कभी इनके मामलों में छोटा मोटा दखल देकर जीत लेते, अक्सर उनके साथ दोस्तों की तरह रहते और भेंटों की अदला बदली करते, साथ ही अपनी महान संस्कृति और सभ्यता का असर भी उन पर बराबर डालते रहते। पूर्व के इन हिंदू निवेशों में हमारी दिलचस्पी की कितनी ही बातें हैं। सबसे ज़्यादा मार्के की बात यह है कि जाहिरा तौर पर इन उपनिवेशों को बसाने की संगठित कोशिश उस जमाने के दक्षिण भारत के एक प्रमुख सरकार ने की थी। शुरू में बहुत से खोज करने वाले अलग अलग वहां गए होंगे, फिर जब व्यापार बढ़ा होगा तब कुटुंब लोगों के जत्थे अपने अपने कामों से वहां गए होंगे। कहा जाता है कि शुरू में जो लोग जाकर बसे वो कलिंग और पूर्वी समुद्र तट से गए थे। शायद कुछ लोग बंगाल से भी गए होंगे। ये कहावत चली आती है कि कुछ गुजराती अपने घर बार से निकाले जाने पर इन टापुओं में जाकर बस गए थे। मगर सबको अंदाजा है उपनिवेशियों की मुख्य धारा तमिल भूमि के दक्षिण हिस्से पल्लव प्रदेश से थी, जहां एक बड़े पल्लव वंश का शासन था। इन टापुओं में पहुंची मालूम होता है। इसी पल्लव सरकार ने मलय में उपनिवेश बसाने की संगठित कोशिश की थी। शायद उत्तर भारत से लोगों के दक्षिण में घुस आने से यहाँ की आबादी पर दबाव पड़ा होगा। वजह कुछ भी हुई हो, भारत से बहुत दूर अलग अलग बिखरे हुए टापुओं की बस्तियां बसाने की योजना समझबूझ कर बनाई गई थी और इन सब जगहों पर एक साथ उपनिवेश बसने शुरू हुए थे। ये उपनिवेश हिंद, चीन, मलय प्रायद्वीप, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा वगैरह में थे। ये सब भारतीय नाम वाले पल्लव उपनिवेश थे। हिंद चीन वाली बस्ती का नाम कंबोज है, जो आजकल कंबोडिया कहलाता है। ये नाम काबुल कांठे में गंधार के कंबोज से चलकर इतनी दूर पहुंचा था। 4 या 5 साल तक ये बस्तियां हिंदू धर्म मानती रहीं। धीरे धीरे सब जगह बौद्ध धर्म फैल गया। बाद में इस्लाम पहुंचा और मलय के एक हिस्से में फैल गया, बाकी हिस्सा बौद्ध बना रहा। मलय में साम्राज्य बनते बिगड़ते रहे, लेकिन दक्षिण भारत के उपनिवेश बसाने के इन हौसलों का असली नतीजा ये हुआ कि दुनिया के इस हिस्से में भारतीय आर्य सभ्यता की नींव पड़ गई। कुछ हद तक मलय के निवासी आज भी हम लोगों की तरह ही इसी सभ्यता में पले हुए हैं। उन पर दूसरे भी असर पड़े, जिनमें से चीन का असर उल्लेखनीय है। मलेशिया के जुदा जुदा देशों पर भारत और चीन के 2 शक्तिशाली प्रभावों की मिलावट पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। कुछ पर तो भारतीय सभ्यता का ज़्यादा असर है, कुछ में चीनी का असर दिखाई पड़ता है। जावा, सुमात्रा और दूसरे टापुओं में भारतीय असर ज़्यादा दिखाई देता है, जिस पर इस्लाम की नई कलम चढ़ी हुई है। लेकिन
चीनी और भारतीय प्रभावों में कोई टक्कर नहीं थी। इन दोनों में बहुत फर्क था, फिर भी दोनों ही बिना किसी दिक्कत के बराबर अपना काम करते रहे। हाँ, धर्म के मामले में तो भारत हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही स्रोत था। धर्म के लिए चीन भी भारत का कर्जदार था। मलेशिया की कला में भी भारत का असर सबसे ज्यादा था। हिंद चीन में भी वहाँ चीनी असर ज्यादा था। इमारतें बनाने की कला बिल्कुल भारतीय ही थी। चीन ने बर्मा वगैरह बड़े देशों की शासन प्रणाली पर और आम लोगों के साधारण जीवन दर्शन पर ज्यादा असर डाला। इसलिए इंडो चीन, बर्मा और सियाम के निवासी आज भारतीयों की बनस्पत चीनियों के ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार मालूम होते हैं। इसमें शक नहीं कि नस्ल के लिहाज से इसमें मंगोली खून ज्यादा है और इसी वजह से कुछ हद तक वो चीनियों से अधिक मिलते हैं। जावा के बोरोबुदुर में भारतीय कारीगरों के बनाए हुए बड़े बड़े बौद्ध मंदिरों के खंडहर अब भी हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी है। ये सिर्फ बुद्ध की ही नहीं बल्कि उस जमाने की भारतीय कला की अनोखी यादगारें हैं। भारतीय प्रभाव इससे भी आगे फैला। वो फिलिपाइन और फॉर्मूसा तक जा पहुंचा। ये दोनों कुछ समय तक श्री विजय के हिंदू राज्य सुमात्रा के अंग थे। बहुत समय फिलिपाइन पर स्पेन वासियों की हुकूमत रही और अब वो अमेरिका के कब्जे में है। फिलिपाइन की राजधानी मनीला है। कुछ दिन हुए वहाँ विधानमंडल की एक नई इमारत बनी है। इसके मुखड़े पर 4 शक्लें खुदी हैं जो फिलिपाइन की संस्कृति के 4 स्रोतों को दर्शाती हैं। 2 मूर्तियां प्राचीन भारत के महान नीतिकार मनु और चीन के फिलोसोफर लाओ त्से तुंग की हैं और 2 मूर्तियां एंग्लो सैक्सन कानून और न्याय को और स्पेन को अंकित करती हैं।